हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 24 मई और हम 24 मई से बनने वाले करंट अफेयर की घोषणा पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ आयोजित की गई? हाल ही में 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई है श्रीलंका के अंदर। कहाँ की गई है? श्रीलंका के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 24वीं बैठक श्रीलंका में वर्चुअल रूप से आयोजित की गई है, जो IORA के अध्यक्ष के रूप में श्रीलंका की मेजबानी में हुई थी। और ये बैठक भावी पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर विषय पर केंद्रित है। तो इसके की पॉइंट है, तो स्थान है इसके अंदर के वर्चुअल रूप से IORA अध्यक्ष श्रीलंका की मेजबानी कर रही है। इसका विषय है भावी पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। इसकी अध्यक्ष की है श्रीलंका ने। और भारतीय प्रतिनिधि विदेश मंत्रालय में सचिव जो पूर्व P कुमार ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य के अंदर शुरू की गई है? हाल ही में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य के अंदर शुरू की गई है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू की गई है, जो कर्तिनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य से दूधवा टाइगर रिजर्व तक विस्टाडोम कोच का संचालन शुरू कर दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक होगी? ये होगी कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य से दूधवा टाइगर रिजर्व तक। वन डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट के रूप में प्रदेश के वन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला रहे हैं। और इसी क्रम में दूधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को एकीकृत किया गया है। कतरनिया से दूधवा टाइगर रिजर्व तक 107 किलोमीटर की यात्रा में पर्यटक प्राकृतिक दृश्य देख सकेंगे। और 4 घंटे 25 मिनट की इस यात्रा का टिकट 275 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है। शुरू की गई उत्तर प्रदेश के द्वारा। और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य से दूधवा टाइगर रिजर्व तक, और इसकी जो दूरी है वो है 107 किलोमीटर। कितनी है? 107 किलोमीटर। और जो टाइम इसके अंदर जो यात्रा का जो टाइम लगेगा वो है 4 घंटे 25 मिनट। और पर यात्री जो किराया है वो है 275 रुपये प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में प्राचीन सिले हुए जहाज यानी स्टील शिप को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है इंडियन नेवल सेलिंग वेसल। इंडियन नेवल सेलिंग वेसल किसके नाम पर रखा गया है? कि 21 मई को भारतीय नौसेना में प्राचीन सिले हुए जहाज स्टील शिप की आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। और इसका नाम इंडियन नेवल सेलिंग वेसल यानी INSV कोडिने रखा गया है। बात करें कोडिने तो संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में कर्नाटक के करवार नेवल बेस पर आयोजित एक समारोह के दौरान ये जहाज नेवी के बेड़े में शामिल किया गया है। और इसका नाम भारतीय नाविक कोडिने के नाम पर रखा गया है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? भारतीय नाविक कोडिने के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने हिंद महासागर को पार करके साउथ ईस्ट एशिया की यात्रा की थी। और ये शिप साल के अंत में गुजरात से ओमान तक के पारंपरिक ट्रेड रूट पर ट्रांस ओशनिक यात्रा करेगा। और इस सिले हुए जहाज में चौकोर पाल और स्टीयरिंग बोर्ड लगा हुआ है। और स्टीयरिंग बोर्ड का उपयोग पतवार के आविष्कार से पहले जहाज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। और जहाज के पालों पर गंडभेरुड़ पक्षी और सूर्य की आकृतियाँ भी बनी हुई है। सिलाई तकनीकी से जहाज बनाने के प्रोजेक्ट में संस्कृति मंत्रालय, नौसेना और हौदी इनोवेशन शामिल थे। और इनके बीच जुलाई 2023 के अंदर समझौता हुआ था और संस्कृति मंत्रालय ने इसके लिए फंड भी दिया था। और 12 सितंबर 2023 को जहाज की कील बिछाने का काम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है न्यायमूर्ति
के सोमेश्वर, किसे किया गया है? न्यायमूर्ति के सोमशेखर को। ये किसकी जगह लेंगे? ये लेंगे न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार की। और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ये जो 51वें थे। और न्यायमूर्ति बी आर गवई जो अभी नए नियुक्त हुए हैं चीफ जस्टिस मुख्य सुप्रीम कोर्ट के 52वें। 20 मई 2025 को न्यायमूर्ति के सोमशेखर की मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की औपचारिक घोषणा हुई है। और इस दिन कुछ दिन पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश की थी। और इनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश डी कृष्ण कुमार की सेवानिवृत्ति से उत्पन्न व्यक्ति को करती है। और संविधान के अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तें निर्धारित की गई है। और नियुक्ति करने वाले भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद नियुक्ति करते हैं। न्यायमूर्ति के सोमशेखर के बारे में देखें तो ये 1990 में मैसूर और चामराजनगर में दीवानी और फौजदारी मामलों के अंदर वकालत की शुरुआत की थी। और 1998 में प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। और जुलाई 2016 के अंदर कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए थे। और जुलाई 2018 के अंदर स्थायी न्यायाधीश बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित वर्चुअल न्यूज एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित वर्चुअल न्यूज एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो ये किया है असम ने। किसने किया है? असम राज्य ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 मई को असम राज्य सरकार ने भारत की पहली AI संचालित वर्चुअल न्यूज़ एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। और भारत में AI ये कोई ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले ओडिशा टीवी ने 2023 के अंदर लीसा नामक AI एंकर लॉन्च किया था। और इंडिया टुडे ने भी सना नाम की AI रिपोर्टर पेश की थी जो इंटरव्यू भी कर सकती थी। और दुनिया में चीन का सरकारी चैनल सिन्हुआ 2018 के अंदर पहला AI एंकर लेकर आया था। और दक्षिण कोरिया और जापान देश में भी इस तकनीक का ने भी विकास कर चुके हैं आगे। और अंकिता इस कदम में नया है लेकिन खास कदम, क्योंकि ये राज्य सरकार की ओर से पहली बार किसी कैबिनेट बैठक के रिपोर्टिंग के लिए AI का इस्तेमाल किया गया है। किसके लिए किया गया है? राज्य सरकार की ओर से पहली बार किसी कैबिनेट बैठक के रिपोर्टिंग के लिए AI का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अवैध रूप से फल पकाने की प्रथाओं पर कार्यवाही शुरू की है? हाल ही में किसने अवैध रूप से फल पकाने की प्रथाओं पर कार्यवाही शुरू की है? तो ये की है फसाई ने। किसने की है? फसाई ने। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 21 मई 2025 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्देश दिया है कि कैल्शियम कार्बाइड जैसे प्रतिबंधित पकाने वाले रसायनों के उपयोग के खिलाफ निगरानी और प्रवर्तन को तेज किया जाए। ये निर्देशन मुख्यतः फलों की मंडियों भंडारण स्थलों में अस्वास्थ्यकर तरीके से आम जैसे फलों को पकाने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए दिया गया है। बात करें इसके उद्देश्य की तो ये केवल प्राकृतिक रूप से पके हुए फलों को बिक्री सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को विषैले और कैंसरकारी रसायनों से बचाना है। राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर कड़ी निगरानी और प्रवर्तन को बढ़ावा देना है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। और ये खाद्य पदार्थों के निर्माण भंडारण वितरण बिक्री और आयात को नियंत्रित करता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानक स्थापित करता है। फसाई भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासन के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिबद्धता की पुष्टि की है? तो हाल ही में किस देश ने 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिबद्धता की पुष्टि की है? तो ये की है भारत ने। किसने की है? भारत ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेनेवा में 21 मई 2025 को आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHO में भारत की भागीदारी ने वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति के एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। और भारत ने न केवल
अपनी घरेलू स्वास्थ्य उपलब्धियों को प्रस्तुत किया है, बल्कि वैश्विक महामारी समझौते की आवश्यकता पर भी बल दिया है, जो न्याय संगत, बाध्यकारी और पारदर्शी हो। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने भारत की प्रमुख स्वास्थ्य पहल आयुष्मान भारत, मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार और संक्रामक रोगों की समाप्ति जैसे प्रयासों को रेखांकित किया, और उन्होंने सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य क्षेत्र में समानता को भारत की प्राथमिकता बताया है। प्रमुख पहल आयुष्मान भारत, समग्र स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान की गई है। स्वास्थ्य अवसंरचना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और महंगे उपचारों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, और डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा मिला है, जैसे कि आभा, आईडी और टेलीमेडिसिन सेवाएं। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में कन्नड़ लेखिका बानु मुस्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अरुणाचल प्रदेश में राज्य में तितली की नई प्रजाति की खोज की है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। और हाल ही में 16वीं जनगणना में गुजरात राज्य के 11 जिलों में 891 ऐसे शहरों की पुष्टि की गई है। और हाल ही में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। और हाल ही में तमिलनाडु राज्य में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।